बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, आज हमारा स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के कोर्स में आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो बच्चे, हम सबसे पहले ये सीखते हैं कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम एक्चुअली है क्या, ये हमें क्या बताता है। देखें बच्चे, हमने प्रीवियस लेक्चर में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी सीखी थी। हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी एक्स बार सैंपल मीन की। फिर हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी सैंपल प्रोपोर्शन पी हैट की। फिर दोबारा बच्चे हम लोगों ने ये दोनों काम परफॉर्म किए थे, जब सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट की जाए या सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट की जाए। हमने इन दोनों मेथड के साथ इनकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी सीखी थी और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के रिजल्ट पॉपुलेशन के रिजल्ट के साथ कैसे इक्वल बनते हैं। मुख्तलिफ रिलेशंस को हमने प्रूफ भी किया था न्यूमेरिकल डाटा में उसकी एप्लीकेशंस के लिए। देखें, हमारे पास है इफ वी हैव सिलेक्ट अ सैंपल इफ वी हैव सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ साइज स्मॉल एन वैल्यूज। हमने स्मॉल एन वैल्यूज की तादाद है उसका एक सैंपल सिलेक्ट किया है फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ साइज कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है? पॉपुलेशन की वैल्यूज की तादाद को रिप्रेजेंट करता है। हमने जो तमाम पॉसिबल सैंपल ड्रा किए हैं उन तमाम पॉसिबल सैंपल्स के मीन है x1 बार x2 बार अप टू सो ऑन x बार के आर ऑल पॉसिबल सैंपल्स मीन। देन इफ n, बच्चे ये n जो है ये n सैंपल मीन है। इफ n इज लार्ज, अगर n क्या करे, n का साइज बढ़ाए, सैंपल साइज क्या हो जाए, सैंपल साइज हमारा लार्ज हो जाए, यानी कि हमारी सैंपल की वैल्यू बच्चे यहाँ पे ना स्टेटिस्टिक्स में सैंपल की वैल्यू 30 या 30 से ग्रेटर हो उसको ना लार्ज सैंपल कंसीडर करते हैं। इफ n इज लार्ज देन सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन x बार। बच्चे ये जो हम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इस x बार की बना रहे थे, इसकी जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो आप 9th चैप्टर में पढ़ के आए हैं। पहले बच्चे आपने 3rd सेमेस्टर में कोर्स पढ़ा था बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, वहां आपने 9th चैप्टर में पूरे का पूरा एक प्रोबेबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा होगा। दैट वाज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कहते हैं इस एक्स बार की जो तमाम सैंपल्स के मीन्स हैं वो एक्स बार आई से रिप्रेजेंट कर लिया, वो स्टैटिस्टिक जो है वो एक वेरिएबल है। कहते हैं एक्स बार आई की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। कब बन जाती है? अगर सैंपल साइज एन जो हो वो क्या हो जाए, लार्ज हो जाए। अच्छा देखिए, अब ना इसकी एक एप्लीकेशन करते हैं। एक्चुअली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशन कैसे करेंगे? सेंट्रल लिमिट थ्योरम के जरिए। बच्चे हमारे पास उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चैप्टर नंबर 9 में वहां रैंडम वेरिएबल एक्स था, यहाँ सिर्फ उसका नाम चेंज हो गया, क्या बन गया है? एक्स बार बन गया। ये फर्क है वहां पे और यहाँ पे। यहाँ वहां पे हमारे पास मीन होता था एक्स की वैल्यूज का, यहाँ मीन होगा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। वहां पे वेरिएंस था किसका? एक्स के रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज का। यहाँ वेरिएंस किसका होगा? सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगी एक्स बार की, उसका वेरिएंस होगा। चलिए एक क्वेश्चन आपको इसके ऊपर एप्लीकेशन करके दिखा देते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है 14.14, ये पेज नंबर है 44। ये पेज नंबर है 44 पे। देखिए यहाँ पे कहा गया है अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 25 इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ प्रोबेबिलिटी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन इक्वल टू 3। बच्चे सैंपल की वैल्यूज कितनी है? सैंपल की वैल्यूज हमारे पास है अ सैंपल ऑफ साइज 25 वैल्यूज का सैंपल है। कहते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? दैट इज न्यू इज इक्वल टू 3। कहते हैं फाइंड यूजिंग द सेंट्रल लिमिट थ्योरम दैट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन विल बी ग्रेटर देन 4। कहते हैं सैंपल मीन जो है, प्रोबेबिलिटी निकाले कि सैंपल मीन एक्स बार जो है दैट विल बी ग्रेटर देन 4। कहते हैं इसका जवाब बताएं क्या होगा। अब देखें यहां हमें ना सैंपल साइज बताया हुआ है 25, लेकिन हमें ये नहीं कहा हुआ कि एप्लीकेशन तब, अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम की एप्लीकेशन तो तब होगी अगर सैंपल साइज लार्ज हो। तो यहाँ तो सैंपल साइज लार्ज नहीं है, यहाँ पे क्या है 25 है। हमें क्वेश्चन में कहा गया कि यहाँ आप सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई कर ले। अब देखें हमारे पास यहाँ पे एज, अब वहां 9th चैप्टर में आप लोग क्या करते थे, वहां पे आपके पास बच्चे आप एक नए वेरिएबल में इसको ट्रांसफॉर्म करते थे। दैट वाज एक्स माइनस न्यू डिवाइडेड बाय यहाँ पे होता था सिग्मा। क्यों भाई? ऐसे था तो दैट इज ग्रेटर देन। अब यहाँ पे था ये 4। बच्चे इक्वालिटी के इस तरफ जो काम करते थे यहाँ भी वही काम करते थे। यहाँ पे 4 माइनस म्यू और डिवाइडेड बाय सिग्मा। अच्छा अब हमारे पास यहाँ वेरिएबल ना एक्स नहीं है, हमारे पास वेरिएबल यहाँ पे है एक्स बार। बच्चे ये जो मीन है, मीन भी फिर इसी की सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का होगा, ये वाला मीन भी इसी की सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का होगा, और यहाँ भी ये क्या होगा? दिस विल बी सिग्मा एक्स बार, दिस विल बी सिग्मा एक्स बार। उम्मीद है समझ आ गई होगी इसकी।
बच्चे वहां पे आप क्या करते हैं एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, यहाँ भी यही एक्स बार माइनस म्यू ओवर म्यू एक्स बार ओवर सिग्मा एक्स बार। म्यू एक्स बार क्या है? एक्स बार की सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है, ये भी एक्स बार की सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब बच्चे हमने क्या करना है, इसको जी वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म कर लेना, दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ क्या आ जाएगा जी। बच्चे एक्स बार वेरिएबल के लिए ट्रांसफॉर्म हुआ है जी, 9th चैप्टर में आपके पास ये जो जी ट्रांसफॉर्म हुई इसके लिए होता था जी एक्स के लिए, एक्स वेरिएबल को अब जी में ट्रांसफॉर्म कर लेते होते थे। अब देखिए अब हमारे पास ये वाला ये क्या बन गया, ये इतना हिस्सा वेरिएबल जी बन गया, दैट इज ग्रेटर देन, यहाँ पे है 4 माइनस, बच्चे ये म्यू एक्स बार, बच्चे म्यू का आंसर क्या दिया हुआ है 3 डिवाइडेड बाय ये सिग्मा एक्स बार। बच्चे हमने सैंपलिंग में ना प्रूव किया था कि जो सिग्मा स्केयर ऑफ एक्स बार है ये किसके इक्वल होता है, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा स्केयर ओवर एन। अगर हम दोनों तरफ स्केयर रूट करें, यहाँ पे ये बन गया स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ बच्चे ये इसके साथ स्केयर रूट कट गया है, इसके ऊपर स्केयर रूट आ गया, फिर बच्चे इसके इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब है। यानी कि यहाँ सिग्मा एक्स बार की जगह क्या लिख लें, इस चीज को लिख लिया मैंने, यहाँ पे क्या आ गया, दिस इज सिग्मा ओवर, सिग्मा का आंसर लिखे बच्चे, सॉरी यहाँ पे सिग्मा का आंसर क्या है मेरे पास, इसकी जगह पे सिग्मा का आंसर दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें, बच्चे वेरिएंस भी दिया गया है यहाँ पे, ये हमें दिया गया है 3 ओवर अंडर रूट एन। बच्चे अंडर रूट एन में क्या आ जाएगा, स्केयर रूट के अंदर यहाँ पे हमारे पास ना 25 आ जाएगा। तो अब बच्चे हमारे पास यहाँ से इसको फिर सोल्व कर लें, ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जी एक्स बार दैट इज ग्रेटर देन, इसको सोल्व करें, ये 1 ओवर ये बन जाएगा 3 ओवर 5। अब हमारे पास फर्दर मोर दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, बच्चे ये बन गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जी एक्स बार दिस इज ग्रेटर देन, ये 3 डिवाइडेड बाय 5 करें कैलकुलेटर से, तो बच्चे इसको डिवाइड करने से ये 3 डिवाइडेड बाय 5 किया, तो बच्चे ये बनता है मेरे पास 0.6, ये 1 डिवाइडेड बाय 0.6 किया, तो बच्चे अब ये मेरे पास आ गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरिएबल जी दैट इज ग्रेटर देन 1 डिवाइडेड बाय दिस करें, 1 डिवाइडेड बाय 0.6 किया तो ये बनता है बच्चे 1.67। अब बच्चे जो हमारे पास हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल पढ़ा था, उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल से हम लोगों ने इसकी वैल्यूज देखकर लिखनी है। तो हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बच्चे टेबल था, जो आपने ना पहले 3rd सेमेस्टर में 9th चैप्टर में यूज किया था, वही टेबल यूज होगा। हमने क्या देखना है, हमारे पास जी की वैल्यू ये देखनी है, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी देखनी है क्या है। और पहले तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम बनाए कि ये एरिया बनता कौन सा, देखें बच्चे ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास प्रोबेबिलिटी कर्व है, यहाँ पे ओरिजिन है, इधर इसकी माइनस इंफिनिटी रेंज है, इधर इसकी प्लस इंफिनिटी रेंज है। अब बच्चे प्लस का 1.67 ओरिजिन से प्लस वाली साइड में बनेगा, मैंने अंदाजे से एक निशान लगा लिया कि 1.67 प्लस का ये बनता है मेरे पास। अब मुझे रिक्वायर्ड है इससे ग्रेटर, बच्चे इससे ग्रेटर तो ये वाला एरिया है इस तरफ वाला, तो अब जो मेरे पास जी का टेबल होता है वो इस वाले एरिया का नहीं बताता, वो ओरिजिन से यहां तक का एरिया आपको बता देता होता है। अब हमें पता है कि इस एक तरफ की टेल का एरिया 0.5 है, ये भी 0.5 का टोटल एरिया ये 1 होता है, ये 0.5 एरिया, 0.5 से यहां तक का एरिया अगर माइनस करें, बाकी ये नहीं आ जाएगा हमारे पास, हम इसको ऐसे ही लिखने लगे, देखिए ये 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू जी इज लेस देन एंड इक्वल टू 1.67। बच्चे मैंने क्या किया, ये सारा एरिया 0.5 था ओरिजिन से इस तरफ का, मैंने इस सारे एरिया में से इतना माइनस किया, बाकी ये बच जाना है मेरे पास। अब यही तो हमें चाहिए, तो हमारे पास ये 0.5 माइनस, अब बच्चे ये जो वैल्यू आप देंगे ना, पेज नंबर 545 है बुक 2 में, आपको जो मैंने पीडीएफ सेंड किया है, उस 545 पेज के ऊपर बच्चे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल दिया हुआ, वो निकाल लें। अब उस टेबल से अगर आप लोग देखें, ये 1.67 1.60 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे ये बनता है 0.4525, तो बच्चे ये अब मेरे पास यहाँ पे बन जाता है 0. दोबारा देखने, वैल्यू भूल गए हैं क्या देखी है हमने, ये 1.67 ये बनता है 0.4525, तो बच्चे ये 0.4525 किया,
तो बच्चे इसमें से जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देख लिया अब आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 0.05। इसको सब्ट्रैक्ट करके देखें, ये 0.5 माइनस 0.4525 किया तो ये बन जाता है 0.0475, 0.0475। बच्चे ये आपका क्या आ गया, इसका आपका आंसर आ गया ये। अच्छा अब ना नेक्स्ट फिर बच्चे इसके बाद हमारे पास है, अच्छा नेक्स्ट फिर बच्चे हमारे पास इसके बाद है कि हमने एक्सरसाइज निकाल लें। एक्सरसाइज से किसी क्वेश्चन पे ना इसकी एप्लीकेशन की प्रैक्टिस करवा देते हैं, कोई क्वेश्चन फिर आपके ना जिम्मे लगा देते हैं। आप बच्चे अगर इसकी एक्सरसाइज निकालें तो एक्सरसाइज में ये पेज नंबर है, बच्चे आप पेज नंबर निकाल लें 63। अब इस पेज नंबर 63 और 62 ये दोनों पेजेस निकालें अगर आप, तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास ना कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको सोल्व करते हैं। देखिए देखिए हमारे पास ना एक क्वेश्चन है 14.47, 14.41। देखिए बच्चों ये मेरे पास है क्वेश्चन है 14.41 और बच्चे ये पेज नंबर मेरे पास अब है, ये पेज नंबर है 63 पर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहते हैं रैंडम सैंपल ऑफ साइज 100 इज टेकन फ्रॉम अ नॉर्म बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद अ पैरामीटर p इज इक्वल 0.5, n इज इक्वल 40, फाइंड यूजिंग द सेंट्रल लिमिट टू द अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी दैट x बार इज ग्रेटर देन 20.5। देखिए यहाँ पे हमारे पास p गिवन है, p इज इक्वल टू 0.5 और बच्चे यहाँ पे n गिवन है ऑफ साइज 100 इज टेकन। बच्चे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए p और n दिया गया है, ये है 40। अब हमारे पास यहाँ से बच्चे ये ना पॉपुलेशन डाटा के लिए दिया गया है, ये स्मॉल एन नहीं है, ये कैपिटल एन है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो दिया जा रहा है बुक के अंदर स्मॉल एन से लिखा हुआ है। अब बच्चे मेरे पास यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन किसके इक्वल होता है, एन पी। तो यहाँ पे स्मॉल एन की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल पी। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस किसके इक्वल होता है, एन पी क्यू। तो मेरे पास यहाँ पे इस एन की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल एन। तो बच्चे इनके आंसर निकाल लें, ये 0.5 और इंटू 40 करेंगे तो बच्चे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20। तो यहाँ पे Q किसके इक्वल है, Q भी 0.5 के इक्वल आएगा, 1 माइनस पी करेंगे तो बाइनोमियल का। तो n मेरे पास यहाँ पे ये आ गया 40, ये आ गया 0.5 और इंटू 0.5। तो अब बच्चे इसको सिंप्लीफाई कर ले, देखें इसका क्या आंसर बनेगा। तो ये मेरे पास 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 40 करें, बच्चे ये बनता है 10। दिस इज सिग्मा स्क्वायर, ये एक्स डेटा पॉपुलेशन डेटा। अब देखिए इन्होंने कहा कि सैंपल की वैल्यूज कितनी है, 100 है। कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालें कि एक्स बार इज ग्रेटर देन 20.5। हमें कहा गया प्रोबेबिलिटी निकाल दें, एक्स बार इज, एक्स बार है बच्चे सैंपल मीन, इज ग्रेटर देन 20.5। बच्चे फिर दोबारा वही काम करें, एक्स बार और किसमें कन्वर्ट कर लें, रैंडम वेरिएबल जी में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये एक्स बार माइनस ये म्यू एक्स बार और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सिग्मा एक्स बार। बच्चे ये एक्स बार ना म्यू के साथ सबस्क्रिप्ट लगा हुआ है यहाँ पे, ये है म्यू एक्स बार। अब ये ग्रेटर देन, यहाँ पे ये क्या है 20.5 और माइनस 25 पॉइंट में से माइनस म्यू का आंसर क्या है, दिस इज 20 और डिवाइडेड बाय ये सिग्मा एक्स बार को हमने प्रूव किया था, ये सिग्मा ओवर अंडर रूट एन के इक्वल होता है। हमने पहले क्वेश्चन में प्रूव किया है इसको। प्रोबेबिलिटी बेटे ये वेरिएबल v बन गया है, दिस इज ग्रेटर देन 20.5। ये 20.5 माइनस 20 करें क्या आ जाएगा, 0.5 और डिवाइडेड बाय, बच्चे यहाँ से सिग्मा का आंसर निकाल लें। दिस इंप्लाइज सिग्मा, इसका स्क्वायर रूट करोगे 10 का क्या आएगा, स्क्वायर रूट देख लें। ये बच्चे स्क्वायर रूट ऑफ 10 करेंगे तो बच्चे इसका आंसर आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 3.16। अब मेरे पास यहाँ पे ये आ गया 3.16 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। बच्चे स्क्वायर रूट ऑफ n ये सैंपल की वैल्यूज है n। अब यहाँ सैंपल की वैल्यूज क्या है, 100। अब ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन ये 0.5 डिवाइडेड बाय ये है 3.16 डिवाइडेड बाय 10। अब फिर दोबारा ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन, बच्चे ये 0.5, ये 3.16 को 10 पे डिवाइड कर ले, 3.16 डिवाइडेड बाय 10 किया तो बच्चे ये बनता है 0.32।
अब बच्चे इसको डिवाइड कर ले, दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज ग्रेटर देन 0.32 पे इसको डिवाइड किया तो ये बनता है 1.56। अब फिर दोबारा बच्चे इसकी डायग्राम बनाए पहले नॉर्मल प्रोबेबिलिटी की। बच्चे 1.56 से ग्रेटर, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरा ओरिजिन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये माइनस इंफिनिटी है और ये प्लस इंफिनिटी है। बच्चे प्लस 1.56 ओरिजिन से प्लस इंफिनिटी की तरफ कोई पॉइंट बनेगा, मैंने अंदाजे से ये निशान लगा लिया है कि ये 1.56 बनता है। मुझे इससे ग्रेटर चाहिए, इससे ग्रेटर तो ये वाला एरिया बनेगा। तो अब ये एरिया कैसे निकलेगा, मैं 0.5 से ओरिजिन से यहां तक का एरिया माइनस कर दूं, बाकी ये बच जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड है। तो यही करने लगे, 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज लेस देन एंड इक्वल जी इज लेस देन एंड इक्वल 1.56। 0 से 1.56 का एरिया निकाल दो, बाकी ये बच जाएगा। तो ये मेरे पास 0.5 माइनस, अब फिर दोबारा आप लोग ना पेज नंबर 545 पे 1.56 को देखें क्या बनता है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी टेबल है बच्चे, 1.56 1.50 1 2 3 4 5 6, ये बनता है 0.4404, ये बनता है 0.4406। तो बच्चे इसमें से अब इसको सब्ट्रैक्ट कर ले देखें, तो ये मेरे पास 0.5 माइनस 0.4406 किया, तो बच्चे ये बन जाता है मेरे पास 0.059 0.059। बच्चे ये इसका आंसर है। अब बच्चे हमने सेंट्रल लिमिट थ्योरम सीखा क्या है और सेंट्रल लिमिट थ्योरम की एप्लीकेशन सीखी है क्या है। तो बच्चे अब ना आपके जिम्मे क्वेश्चन लगा रहा हूं, आप लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन 14.41 का मैंने पहला पार्ट ये सोल्व कर दिया था बच्चे, इसी क्वेश्चन नंबर 14.41 में इसके ए पार्ट का सेकंड और थर्ड आप लोग ट्राई करें। नेक्स्ट बच्चे इसी के 14.41 का बी पार्ट है, ये भी बच्चे आप लोग ट्राई करें खुद से। 14.41 का ये दोनों क्वेश्चन बच्चे आपके जिम्मे हैं। तो बच्चे इंशाल्लाह इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चे, ओके, अपना ख्याल रखिएगा भाई, अल्लाह हाफिज।